चलिए आज मैं आपको अपनी लैपटॉप की दुनिया में ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई कैसे जज करें कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है आपके लिए और कौन सा लैपटॉप अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, रैम, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड और पता नहीं क्या क्या। तो मैं कैसे जज करूँ कि भाई मेरे लिए ये लैपटॉप अच्छा है और पता नहीं कितने तरीके के कोर्स होते हैं ये वो। सो आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा बहुत इजीली और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ताकि आप जज कर पाएँ कि आपके लिए क्या सूटेबल है और आपको कितने पैसे एक्चुअल में जेब से खर्च करने चाहिए। सो उससे पहले ये बस यहाँ पे लाल बटन है वो दबा दीजिए सब्सक्राइब कर लिए, ताकि और वीडियोज़ देख पाएँ आप ऐसी अच्छी और लाइक एंड शेयर आपको अच्छी लगी तो कर दीजिएगा, वरना नहीं कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की, मतलब कि CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसमें क्या होता है, अलग अलग कोर्स आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं, i3, i5, i7, i9, i एक्सट्रीम। अब लेना क्या है तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। i3, i5, i7 ये जो भी हैं ये एक होटल है, ठीक है, रेस्टोरेंट है। उसमें मैंने एक शेफ़ को रखा, तो एक शेफ़ मतलब एक कोर, ठीक है। अब मैं 2 शेफ़ रखूँगा मतलब 2 कोर हो गए। अब उसमें थ्रेड्स होते हैं, हर एक कोर के 2 थ्रेड्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे i3 में, तो अगर ड्यूल कोर है मतलब 2 कोर हैं तो 4 थ्रेड्स होंगे उसके, मतलब 2-2 होते ही होते हैं। तो 4 थ्रेड्स हैं मतलब कि 2-2 हाथ हो गए। एक कोर के 2 हाथ हैं, एक कोर के 2 हाथ हैं, तो वो इजीली एक हाथ को बोलेगा ये काम कर, एक हाथ को ये बोलेगा जल्दी जल्दी कर देगा, ठीक है। ये हो गया। उसमें आता फिर i5 में होते हैं 4 कोर मतलब क्वाड कोर या हेक्सा कोर यानी 6 कोर्स। तो उसमें मतलब मैंने शेफ़ कितने रख लिए, 4 शेफ़ रख लिए। उसमें थ्रेड्स बढ़ जाएंगी फिर, मतलब उनके हाथ डबल हो गए। वैसे ही हेक्सा कोर भी होता है। तो i5 में क्वाड कोर या फिर हेक्सा कोर, और थ्रेड्स मतलब कि आप कितना काम करवा रहे हैं थ्रेड्स से। मतलब कोर तो आपका मेन बंदा हो गया फिजिकल, और उसके बाद वर्चुअली आप कैसे काम करा रहे हैं अपने हाथों से, जो कि थ्रेड्स हो गया। उसके बाद आता है i7, उसमें जाता है हेक्सा कोर से ऑक्टा कोर तक। और i9 तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उनकी अलग अलग स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद आप बोलेंगे जनरेशन्स लिखी आती है, किसी में 8 जनरेशन, किसी में 9 जनरेशन, किसी में 10 जनरेशन, किसी में 6-7 जनरेशन। और जो पुरानी जनरेशन होती है वो सस्ती होती है और नई जनरेशन ऑब्वियसली महंगी होगी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, वैसे ही हमारी भी हर साल टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और इंटेल के प्रोसेसर नए नए आते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जितना छोटा बना पाएँ ट्रांजिस्टर उतना बैटरी बचाएगी, मतलब कम पावर कंज्यूम करेंगे। तो वही होते जा रहा है, पहले 28 नैनोमीटर आता था, उसके बाद कम हुआ, फिर कितना नैनोमीटर आया, फिर कितना, अभी 14 नैनोमीटर आ गया, फिर बाद में 7 नैनोमीटर तक भी चला गया है, 10 नैनोमीटर भी चला गया है। सो आप देख सकते हैं खुद सर्च करके, कभी भी कोई प्रोसेसर लिखा हो, नाम लिखा हो, उसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए कि ये कितने नैनोमीटर का। जितने कम नैनोमीटर का होगा मतलब आपका बैटरी बैकअप अच्छा आएगा। और उसमें भी ये होता है, एक और चीज़ बता देता हूँ कि नाम में क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा i7 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आगे U लिखा हुआ है, किसी में K लिखा हुआ है, किसी में H लिखा हुआ है, किसी में U, किसी में Y। तो मैं ये बता दूं कि ये भी एक तरीका है बताने का कि कौन सा प्रोसेसर कितना फास्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। सो अगर आपका K और H है तो मतलब कि बहुत फास्ट है, H मतलब हाई परफॉर्मेंस और K मतलब कि एक्सट्रीम। उसके बाद आता है U और Y, मतलब कि अल्ट्रा लो पावर, और Y मीन्स एक्सट्रीमली लो पावर, मतलब कि इतने पावरफुल नहीं होंगे। ये आपको i7 में मिलेगा, i5 में मिलेगा, i9 में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ i3 में मिलेगा कि भाई अल्ट्रा लो पावर तो i3 होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये नेमिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको कोर वाला तो समझ में आ गया होगा। और कोई इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि मैं कमेंट्स में, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं AMD के प्रोसेसर्स और AMD ग्राफिक कार्ड्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि नहीं, मैं AMD के प्रोसेसर्स के बारे में जानता हूँ, वो अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। लेकिन इंटेल और AMD को देखा जाए तो इंटेल अभी भी ज़्यादा अच्छा है AMD से। हालांकि इंटेल महंगा पड़ता है और AMD का राइजन प्रोसेसर सस्ता पड़ता है, मतलब काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक भरोसा नहीं करता राइजन और AMD पे, इसलिए मैं इंटेल ही रिकमेंड करूँगा। सो उसमें भी राइजन 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आता है। और ग्राफिक्स में रेडियन आता है, वेगा ग्राफिक्स आता है, ये सब आता है। सो उसके लिए अलग से। तो अब बात करते हैं कि स्टोर कहाँ पे करता है। तो हार्ड ड्राइव होती है एक, तो आपको पता ही होगा HDD, एक होती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये SATA में आती है। तो ऐसी अलग अलग वर्जन भी होते हैं इसके SSD के, जैसे कि PCI हो गया, M.2 हो गया, SATA हो गया,
और एम साटा हो गया। सो ये लोग अलग अलग पोर्ट्स हैं एक तरह से मदरबोर्ड में लगाने के लिए, लेकिन उनकी स्पीड भी डिपेंड करती है। लाइक NVMe ज़्यादा फास्ट होता है, M.2 ज़्यादा फास्ट होता है, साटा सबसे स्लोएस्ट में होता है, लेकिन फिर भी ये SSD में फास्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ड ड्राइव में HDD में सिलेंड्रिकल होता है, तो वो सिलेंडर घूमता रहता है, उसमें वो डेटा लिखता है। इसमें क्या होता है, चिप्स होते हैं छोटे छोटे जिस पे राइट होता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल बता दूँ, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कैश लेते हैं, तो कैश काउंटर में नॉर्मल हार्ड कैश लेंगे तो वैसा होएगा हार्ड ड्राइव की तरह, लेकिन अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो वो आपके लिए SSD हो गया, क्योंकि ना खुले देने ना कुछ देने, जल्दी जल्दी बस स्वाइप किया कार्ड और हो गया, या फिर UPI भेजा और हो गया। सो वो SSD हो गया। सो ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अभी इसके अंदर क्या होता है, एक होता है ड्यूल ड्राइव हाइब्रिड सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड ड्राइव, लाइक दोनों कंबाइन। तो पहले मैं आपको ड्यूल ड्राइव हाइब्रिड सिस्टम बता देता हूँ, जो कि आजकल चल रहा है। तो आप कभी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में लिखा रहता है 256 GB SSD और 1 TB HDD। तो मतलब SSD भी है और हार्ड ड्राइव भी है। तो ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। तो 256 GB में सिर्फ सॉफ्टवेयर्स रखे जाते हैं और जिससे कंप्यूटर चलता है, लाइक विंडोज़ उसमें रहेगा, फोटोशॉप उसमें रहेगा, प्रीमियर रहेगा, कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें रहेगा। और HDD सिर्फ स्टोरेज के लिए, मतलब कुछ सामान रखना है, मूवीज़ रखनी है, ये सब रखनी है तो यहाँ रख दिया। तो इसको बोलते हैं ड्यूल ड्राइव हाइब्रिड सिस्टम। एक और आता है SSHD, मतलब कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो इसमें क्या होता है, एक थोड़ी सी जगह SSD को दे दी जाती है और थोड़ी सी जगह HDD मतलब हार्ड ड्राइव हो जाती है। तो जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें कि थोड़ी सी जगह SSD को दे दी जो फास्ट चलने के लिए चाहिए और HDD में स्टोरेज हो जाती है। तो इस तरीके से ये करता है काम। उसके बाद हम बात करें, अगर HDD अगर आप ले रहे हैं लैपटॉप में, आपको SSD मिल नहीं रही, तो HDD में भी स्पीड देखिएगा, उसकी रीडिंग स्पीड होती है। एक तो होती है 5400, एक होती है 7200 RPM। तो जितना अच्छा ज़्यादा RPM होगा उतना अच्छा होता है। तो 7200 RPM दिखे, मतलब कि ले लो यार वो वाला लैपटॉप, उसके हार्ड डिस्क भी स्पीड अच्छी है, लेकिन SSD को मुकाबला नहीं दे सकती। SSD इज़ मोर पावरफुल। और SSD सबसे पहले मैकबुक्स में आता था। जब वो मैकबुक्स में आता था तो SSD बहुत महंगा था, मतलब विंडोज़ में डाल ही नहीं सकते थे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे विंडोज़ लैपटॉप जो बनाते थे। लेकिन अब वो अफोर्डेबल रेंजेस में आ गया है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज आ गई बनाने के लिए SSD। तो बहुत बहुत डिफरेंट कंपनीज़ की SSDs आती हैं, उसमें भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं। तो वो अब SSD बनाती है और सस्ती पड़ती है। तो अब आपको इसलिए विंडोज़ लैपटॉप्स में दिखते हैं SSD, और काफ़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस होती है। तो रैम क्या होता है भाई, रैम में भी आपने सुना होगा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी तो DDR4 पर रुकी हुई गाड़ी। तो पहले आया DDR1 2000 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, फिर 2014 में आया DDR4। मेरे पास लैपटॉप में DDR3 लगा हुआ है। क्या है, जनरेशन है, चेंज होते रहता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इंटेल का प्रोसेसर हर साल चेंज होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें पीरियोडिक गैप्स अलग अलग ही हैं। सो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से अपग्रेड होते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम पे मेगाहर्ट्ज़ इंक्रीज होते रहते हैं, लाइक कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से वो पढ़ रहा है। अब रैम के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। शेफ़ है मेरे रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को वेटर कितने रखने हैं वो देखना पड़ेगा ना। तो रैम हो गए वेटर। अगर मैं शेफ़ एक रखा हूँ और 2 रखा हूँ और रैम एक ही है, मतलब वेटर एक ही है, तो शेफ़ तो डबल पावर से बना रहा है, लेकिन वेटर तो है ही नहीं ना, खाना कहाँ से पहुँचाएगा, एक ही वेटर है। तो उसी के हिसाब से बैलेंस्ड होना चाहिए कि अगर आपका कोर्स जितने हैं उतनी ही आपकी रैम होनी चाहिए। तो जैसे ड्यूल कोर में हमेशा देखा जाता है कि 4 GB रैम तो मिनिमम है, और अगर i5 होता है, क्वाड कोर होता है, तो उसमें एटलीस्ट 8 GB रैम चाहिए। सो ऐसे तरीके से आपको ईजिली आएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका अगर i3 ले रहे हैं, i5 ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 8 GB रैम, और ऐसे i7 ले रहे हैं, जैसे ऑक्टा कोर हो गया अगर, तो 16 GB रैम, मिनिमम 8 GB रैम तो चाहिए अभी के हिसाब से, तो लेके चलिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब प्रोसेसिंग चल जाएगी i5 में। लेकिन अगर आपको हाई इंटेंसिव गेम खेलना है और वो सब है, तो i7 लीजिए एटलीस्ट, और रैम लीजिए अराउंड 16 GB, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। ग्राफिक्स कार्ड में आप क्या ले सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे नाम होते हैं, पता नहीं क्या क्या ये वो, कैसे पता चलेगा। तो सबसे सस्ते में आता है GT समथिंग नंबर, GT 540M मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, तो सबसे लोएस्ट है। MX सबसे लोएस्ट होते हैं। उसके बाद आता है अच्छे में GTX, उसके बाद आता है अच्छे में RTX,
GTX RTX तो मतलब GTX फिर भी मीडियम में आ गया, RTX बहुत हाई लेवल चला गया। सो मोस्टली ये सभी होते हैं हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड। तो उसमें अब रैम कैसे, उसमें भी वीडियो रैम होती है, लाइक 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। सो वो भी आपके ऊपर ही है। मिनिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड तो मिलता ही मिलता है लैपटॉप में, आप कोई भी लैपटॉप देख लीजिए। तो 2 GB का तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको हाई इंटेंसिव काम करना है, वीडियो एडिटिंग, या फिर आपको गेम्स वेम्स खेलनी है, या फिर कोई पैनल लगा के आपको वीडियो ब्रॉडकास्ट करना है, कोई बड़ा टीवी में आपको करना है, तो उन सब के लिए थोड़ा वीडियो रैम ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा खर्च होता है। तो उसमें आप 4 GB देखिए, 6 GB देखिए वीडियो रैम, सो अच्छा रहेगा। तो डिस्प्ले में क्या क्या आता है, HD आता है, फुल HD आता है, और आजकल एक ट्रेंड चालू हो गया है, आपको दिख रहा होगा 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, या फिर कितना 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रिफ्रेश रेट होती है, लाइक आपको नॉर्मल अगर जो कंप्यूटर देखते हैं उसमें 60 FPS 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होता है, मतलब कि 60 फ्रेम्स दिखा देता है वो आपको 1 सेकंड के अंदर, जिससे आपको लगता है चीज़ें चल रही हैं। तो वही आपको 90 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज में बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, और मतलब एज इन बहुत स्मूथ लगेगा। तो ये इसलिए होता है। तो 144 हर्ट्ज भी ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आप प्रोसेसर देख लीजिए कैसा है लैपटॉप में, उसके हिसाब से फिर आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि भाई प्रोसेसिंग ज़्यादा लग रही है उसमें, जल्दी जल्दी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। तो फुल HD मेरे हिसाब से ठीक है, और 60 FPS भी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहिए तो 90 हर्ट्ज ले लीजिए या 120 हर्ट्ज ले लीजिए, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेमिंग वेमिंग करते तब मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो ज़रूरत ही नहीं होती। 60 FPS इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद बात करते हैं टच स्क्रीन की। आई एम सॉरी, मैं लैपटॉप में अभी भी टच स्क्रीन रिकमेंड नहीं करता। क्या आपकी लैपटॉप में अपग्रेड करने की क्षमता है? लाइक आप डेस्कटॉप में देखते हैं कि भाई डेस्कटॉप पर कुछ भी लगा लो, असेंबल कर लो, या वो वैसा होता है, लेकिन लैपटॉप में भी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आप तो खोल के देखेंगे नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो भी लैपटॉप सोच रहे हैं खरीदने का, उसका एक बार यूट्यूब में ढूंढ के रिव्यू देख लीजिए। ज़रूर किसी ने खोल खुला के देखा ही होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या उसमें एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो लगा सकता हूँ, क्या उसमें मैं रैम बढ़ा सकता हूँ अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास एक लैपटॉप खुला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्लॉट्स हैं, ये रैम की हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 8 GB का लगा दूंगा, यहाँ 8 GB का, तो मेरे पास जगह बढ़ जाती है। लाइक वो लोग स्विच करके देते हैं, 4 GB लगा के देंगे। लेकिन अगर आपको कभी अपग्रेड करना है तो 2 स्लॉट्स हैं, तो एक में 8 GB लगा दिया, एक में 8 GB है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं इसको। इसमें आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने लैपटॉप में किया है। ये मेरे लैपटॉप का ही बिल्कुल कॉपी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 256 GB SSD है, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी है 1 TB की। तो इसमें क्या हुआ, मैंने DVD ड्राइव निकाल दिया और लगा दिया। तो अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए मैंने कैसे क्या किया, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या बताऊँ मैं, तो ये सारी अपग्रेड चीज़ें होती हैं जो आप अपग्रेड कर सकें, तो प्लीज़ ये सब देख के चलिए। इवन आप प्रोसेसर भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। थर्मल्स, कोई लैपटॉप तब तक ही अच्छा चलेगा जब तक वो गर्म ना हो। अगर वो गर्म हो गया तो वो एक उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसको थर्मल्स बोलते हैं। मतलब वो उस लैपटॉप में इस तरह से इंग्रेडिएंट होता है, मतलब खिलाया हुआ होता है कि वो गर्म ना हो और अच्छे से चले। सो उसमें अगर आप सोचेंगे ना नोटबुक या मैं पतला सा लैपटॉप ले लूँ और प्रोसेसिंग पावर i5 मतलब i5 i7 लगा हुआ है, सोच रहे हो कि आप उसमें इतना पावरफुल काम कर लोगे, तो नहीं, सॉरी जी, ऐसा चलेगा ही नहीं वो लैपटॉप, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है गर्माहट निकालने की। अब जैसे मैकबुक एयर है, मैकबुक एयर आपको पता कितना पतला आता है, और उसमें उन लोगों ने और पंगे कर रखे हैं। उसमें हीट सिंक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है हीट सिंक, ये जो हीट सिंक जा रही है, तो यहाँ पे होता है प्रोसेसर, यहाँ होता है ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ से हीट लेके ये यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे फ़ैन लगा रहता है जो यहाँ से इसको थ्रो करता है। मेरा फ़ैन कहाँ गया, ये रहा, जस्ट अ मिनट। सो जैसे ये रहा फ़ैन, ये फ़ैन यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, आई गेस, हाँ, यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएगा। तो ये फ़ैन से थ्रो करके आपका हवा निकालता है। तो उसमें क्या है, मैकबुक एयर में उसमें ये हीट सिंक यहाँ प्रोसेसर के पास गई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। तो आप कैसे हीट निकाल लेंगे खींच के, ठीक है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो पतला करने के चक्कर में इतना कुछ कर रहे हैं।
तो i5 भी कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, फिर i3 चल जाएगा क्योंकि वो बना ही नहीं है पावरफुल लोगों के लिए। उस चीज़ के लिए चाहिए तो मैकबुक प्रो चाहिए, क्योंकि आप उसमें देखेंगे चैसी थोड़ा मोटा होता है, वो थर्मल्स उनका अच्छा करते हैं, उसमें हीट सिंक है, सब कुछ है प्रॉपर, ताकि वो हीट निकल सके। अगर हीट निकलेगी नहीं तो फिर लैपटॉप चलेगा नहीं, वो ब्रेक लगा देगा अपनी, तो इसलिए ये होता है। तो ये हीट सिंक का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और ये सब भी आप एक एक लैपटॉप जो भी खरीदने वाले हैं उसके हिसाब से आप सर्च करके देख लीजिए कि कहाँ पे इसका वो है, मतलब थर्मल्स कैसा है इसका, और हीट सिंक लगी हुई है कि नहीं, और ड्यूल फ़ैन है तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो बोलूँगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्क होता है, तो आपका CPU पे और ग्राफिक कार्ड पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि आप ड्यूल फ़ैन रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा देखिए कि आप गेमिंग लैपटॉप देखेंगे हमेशा मोटे से होते हैं ये वो, क्योंकि उनके थर्मल्स अच्छे होते हैं। अगर आप सोचेंगे ना मैं पतला से ले लूँ, हल्का सा ले लूँ, उससे मैं गेमिंग या वीडियो निकाल लूँगा, तो नहीं, सॉरी, नहीं हो सकता। बैटरी की, बैटरी का क्या लोचा है, आजकल बैटरी भी सील्ड आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी बाहर मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि 6 सेल और 9 सेल होते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमारे टाइम पे चलता था यही होता था। तो यहाँ पे 3 सेल है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये नॉर्मल बैटरी है, 6 सेल है। और मेरे लैपटॉप में जो लगी हुई है 9 सेल है। इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये उठ के निकला हुआ है, ये देखिए ये बाहर निकला हुआ है थोड़ा, तो ये 3 सेल बाहर अलग से निकली हुई है। तो ये 6 सेल होती है 3 घंटा 4 घंटा देती है, और 9 सेल थोड़ा सा 5-6 घंटा बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैकबुक्स में बहुत अच्छी बैटरी बैकअप होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ था अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हार्डवेयर को, जिसकी वजह से उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी होती है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, लैपटॉप्स में आपका लैपटॉप जब तक चार्जिंग पे है उसकी पावर अलग होगी, और जब तक बैटरी पे है उसकी पावर अलग होगी। ये हमेशा डिफर करता है। तो आप ये मत सोच के चलेगा कि मैकबुक वाली पावर मिल जाएगी। मैकबुक में ये होता है कि आपका जैसा पावर सॉकेट लगा रखा है तब भी वही पावर रहेगी लैपटॉप की, और निकाल देंगे तो भी वही कैपेसिटी से वो काम कर सकता है। तो ये लैपटॉप में एक बड़ी चीज़ होती है। अब मैंने आपको जैसे रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया कि शेफ़ जितने हैं उसके हिसाब से आपको वेट रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 3-4 शेफ़ रख दिए और वेटर सिर्फ 4 ही हैं तो वो तो खड़े रह जाएंगे, मतलब बेचारे काम कर रहे हैं लेकिन ले जाने वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और अगर मेरे पास वेटर ज़्यादा हो गए और शेफ़ है ही नहीं, मतलब कि कोर्स है ही नहीं, तो वेटर खड़ा रहेगा फालतू में। तो ये बैलेंस चीज़ बनती है, ऐसे एकदम से चीज़ नहीं बनती। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली ट्राई कीजिए आप कंपनी के साथ खरीद सकें, लाइक आउटलेट पे जाइए, कंपनी आउटलेट पे, ये वो। ऑनलाइन पे बहुत कुछ ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें मैंने बहुत नोटिस किया है कि पुरानी या फिर कुछ फॉल्ट होता है उसके अंदर, और ये सब, उन सब चीज़ों पे आपको सस्ते मिल जाती है। तो आपको सेल में सस्ती मिल जाती है, आपको लगता है कि सस्ता लैपटॉप है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है ज़रूर, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं अपना लैपटॉप जब लिया था डेल का, तो डेल का लैपटॉप मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था उनकी वेबसाइट से ही प्रॉपर, और उनकी कोरियर आया था प्रॉपर, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। लैपटॉप की अगर सर्विस की बात की जाए, आफ्टर सेल सर्विस की, तो डेल का तो मुकाबला ही नहीं है। डेल की एक तो होम सर्विस होती है, लाइक घर पे आके आपको सर्विस करते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए, और प्लस अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो रिप्लेस करने को तैयार होते हैं कि आपको नया लैपटॉप दे देंगे हम सर, आपको प्रॉब्लम है तो। आज मेरा लैपटॉप जो है 10 साल पुराना है, XPS नहीं, मेरे पास स्टूडियो लैपटॉप था डेल का, उसके बाद वो ख़राब हो गया 1 साल के अंदर 2-3 बार मदरबोर्ड चेंज हो गया। मैंने उनको बोला तो उन लोगों ने मेरे को, उस टाइम पे स्टूडियो मॉडल्स आना बंद हो गए थे और सिर्फ XPS आ रहा था, तो उन लोगों ने मेरे को बेझिझक XPS मॉडल ऑफ़र कर दिया, उससे अपग्रेडेड, और मेरे को नया का नया लैपटॉप भेज दिया। तो उनकी सर्विस रिमार्केबल है। उसके बाद से आज 10 साल हो गए, लैपटॉप बढ़िया चल रहा है। मैंने इसमें थोड़ा बहुत अपडेट्स किया, लाइक रैम बढ़ा लिया, SSD लगा लिया, और फिर भी बढ़िया चल रहा है। तो इसमें मैं वीडियो एडिटिंग मैं इसी में करता हूँ, ठीक है। गेमिंग के लिए 2 GB ग्राफिक कार्ड है, इतना चलता नहीं, GT वाला है, जैसे लो है, आप समझ ही गए होंगे अब, तो इतना नहीं चलता। सो आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया है। और भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा, लाइक CPU का अलग से, स्टोरेज का अलग से, रैम का अलग से, ये वो, तो आपको इजी रहेगा। तो दैट्स इट गाइस, आई बिलीव मैंने बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बना दी, बट ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको दिमाग आ जाएगा कि कैसे करना है। और बैक टू स्कूल बोलते हैं, चलते रहता है जून जुलाई में, लेकिन अभी तो कोरोना है तो कहीं से होएगा। लेकिन ठीक है, आप उम्मीद है कि घर बैठे बैठे कोई अच्छा सा लैपटॉप खरीद लें और खुद समझदारी से खरीद लें,
मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना आप खुद समझ के खरीदेंगे वो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने तो अपनी समझ से खरीदा है, मुझे पता है कि भाई मेरे लिए अच्छा लैपटॉप है। मेरे बोलने से क्यों खरीदते हैं आप? सही बात है ना? तो किसी की भी बोलने पे क्यों खरीदते हैं? थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। बस टाटा बाय।